नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं फिर से बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की प्रैक्टिस करवाऊंगी। उनकी सब्जेक्ट बेसिक एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया से है, यूनिट सेकंड की प्रैक्टिस होगी। मैंने उनकी यूनिट फर्स्ट की प्रैक्टिस करवाई, अभी तक आपने जो है नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है बीएड फर्स्ट ईयर के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए, कल मैंने क्या इसके पहले जो है मैंने आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन से जो प्रैक्टिस करवाई थी यूनिट फोर्थ की, उसमें मैंने आपको बताया कि आरटीई जो है 1 अप्रैल सन 2010 से सभी राज्यों में लागू हुई, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे धारा 370 लागू। तो देखिए, मैंने वहाँ पे गलती से आपको जो है धारा 375 बता दी, मैं भी बता दिया है। मैं भी एक इंसान ही हूँ, आप ही की तरह गलती हो जाती है। तो वहाँ पे मैंने धारा 375 बोल दिया है, तो गलत हो गया है। मैंने वैसे मैसेज कर दिया है कि उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया है, धारा 370 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में स्कूल प्रणाली कितने स्तर पर है। तो इसका आंसर है 4। भारत में स्कूल प्रणाली 4 स्तर पर है। पहला है निम्न प्राथमिक विद्यालय, दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय और चौथा है माध्यमिक विद्यालय और पांचवा है उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो देखिए, जो निम्न प्राथमिक विद्यालय है जिसकी आयु 6 से लेकर 10 वर्ष तक है, उसके लिए निम्न प्राथमिक विद्यालय है। जैसे कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे पढ़ते हैं वो निम्न प्राथमिक विद्यालय में आएंगे। इसके बाद जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसकी आयु, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जिसकी आयु 11 से 14 रहेगा। यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया है, पर यहाँ पे 14 रहेगा, आप ध्यान में रखिएगा। उसमें जो बच्चे कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं वो उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद माध्यमिक है तो यहाँ पे 15 से लेकर 16 तक रहेगा। आप इसको नोट करते जाइएगा। देखिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा है उसको ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे। इसके बाद है उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेके 16 से लेके 17 से लेके 18 वर्ष तक के बालक बालिकाएं आएंगे, जो कि आपके 11th और 12th में पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में सुयोग्य प्रतिरक्षा अधिकारियों को तैयार करने के लिए कैसे विद्यालय खोले गए हैं। देखिए, आप में है ये सारे क्वेश्चन, सैनिक विद्यालय से क्वेश्चन आएंगे, तो वो सैनिक विद्यालय से ये क्वेश्चन है कि भारत में सुयोग्य प्रतिरक्षा अधिकारियों को तैयार करने के लिए कैसे विद्यालय खोले गए। तो इसका आंसर होगा सैनिक विद्यालय खोले गए हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सैनिक स्कूल में प्रवेश पाने हेतु तो उम्र कितनी होनी चाहिए। तो 10 से 11, यानी कि 10 वर्ष से कम ना हो और 11 वर्ष से अधिक ना हो। ध्यान में रखिएगा इसको। सैनिक स्कूलों में प्रवेश कौन सी कक्षा से दिया जाता है, यानी पूछा जा रहा है कि जब आपका सैनिक विद्यालय में प्रवेश होना होता है तो किस क्लास से दिया जाता है। तो छठी कक्षा से, यानी क्लास 6 से आपको सैनिक विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। केवीएस की स्थापना कब हुई थी, यानी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1965 में आपके केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा किस स्तर से दी जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें शिक्षा कितने स्तर तक दी जाती है। तो उच्चतर माध्यमिक स्तर तक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, यानी क्लास 12 तक आपका केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कौन से विद्यालय हैं। देखिए, सारे विद्यालय चाहे आपका सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी या फिर केंद्रीय या फिर सैनिक, सभी विद्यालय राष्ट्रीय एकता के प्रतीक होते हैं। लेकिन मुख्यतः आपका जो केंद्रीय विद्यालय है वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया गया है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिया गया है, सबके लिए समान शिक्षा होगी, ये केंद्रीय विद्यालय की विशेषता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक जिले में कितने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जा सकती है। तो एक या एक से अधिक इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1986 में जो है आपकी नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके बाद चलिए, नवोदय विद्यालय के उद्देश्य क्या हैं, इसके क्या लक्ष्य हैं, नवोदय विद्यालय के किस खोलने के क्या उद्देश्य थे। तो ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी, इसका आंसर है ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। जो गांव में लोग रहते थे वो
गांव में लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको आधुनिक शिक्षा देना, और जो मेधावी छात्र हैं जिनकी मानसिक क्षमता जो है अधिक है, उनको जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी जैसे हैं, उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, या फिर इसका उद्देश्य है। इसके बाद दूसरा है कि एक देश के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाकर धार्मिक सामाजिक विकास भी करना इसका एक उद्देश्य, यानी कि आप इसको इससे भी ले सकते हैं, राष्ट्रीय अखंडता एवं एकता को बढ़ावा देना नवोदय विद्यालय के उद्देश्य हैं। तो देखिए, अभी तक जो नवोदय विद्यालय है इसने 30% छात्रों को हस्तांतरण किया, यानी कि एक क्षेत्र से ले जाकर दूसरे क्षेत्र में बच्चों का भाषाई विकास भी करना, यानी कि ये जो एक एक ग्रामीण क्षेत्र के, यानी कि एक क्षेत्र से जो आपका जैसे एक जिला या फिर एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य में ले जाके आपका जो है बच्चों का विकास करना, भाषाई विकास करना, ये सब जो है नवोदय विद्यालय के उद्देश्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, नवोदय विद्यालय में प्रवेश किस आधार पर दिया जाता है, यानी किस प्रकार से नवोदय विद्यालय में प्रवेश होता है। तो इसका क्या आधार है, एनसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा होती है, यानी जो आपका एनसीईआरटी है वो जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, तब आपका नवोदय विद्यालय में प्रवेश होगा। और उम्र क्या होनी चाहिए, 9 से कम ना हो, यानी कि जो आपकी एज हो वो 9 से कम ना हो और 13 से अधिक ना हो, यानी कि 9 वर्ष से कम और 13 वर्ष से अधिक ना हो, तभी आप जो है प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार होंगे। इसके बाद है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में जो आपका प्रवेश परीक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा में होगा। आपके ज़िले में ही जो है आपकी प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, और आप उसका माध्यम क्या होगा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, यानी आप जहाँ पे निवास कर रहे हैं उसकी मातृभाषा क्या है और क्षेत्रीय भाषा क्या है, उसके आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। और कक्षा 6 से प्रवेश दिया जाता है नवोदय विद्यालय में। ध्यान रखिएगा, आपका नवोदय विद्यालय इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष के बालकों के लिए है। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर आपको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। इसके बाद है, सरकारी स्कूलों की क्या क्या लाभ है, यानी कि जो सरकारी विद्यालय आपके गांव में हैं उनके क्या क्या लाभ हैं जो सरकार की तरफ से खोले गए हैं। तो सरलता से प्रवेश हो जाता है, देखिए उसमें किसी भी प्रकार से एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें आराम आपका सरलता से प्रवेश हो जाता है। मध्याह्न भी भोजन भी मिलता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अभी मैंने आपको बताया 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, तो निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है, यानी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। और निःशुल्क जो है यूनिफॉर्म आपको दिए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक भी दिए जाते हैं, और खेलों में भी प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सरकारी विद्यालयों के लाभ हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद की स्थापना कब हुई, यानी एनसीटीई की स्थापना कब हुई। तो 1973 ईस्वी में एनसीटीई की स्थापना हुई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के उद्देश्य क्या है, यानी आपके एनसीटीई के उद्देश्य क्या है। तो सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मानदंड तैयार करना, यानी कि सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं, यहाँ पे शिक्षण रहना चाहिए था, शिक्षण संस्थाओं के लिए मानदंड तैयार करना है। और दूसरा क्या है, सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम एवं समय समय पर पाठ्यक्रम शुरू करना, ये सब एनसीटीई के कार्य हैं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, मेरे हिसाब से तो आप इस पर स्टार लगा दीजिए, ये तो आना ही आना है आपका एग्ज़ाम में। एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 18, एनआईओएस का पूरा नाम क्या है। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस का पूरा नाम है, और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कितनी प्रकार की नगर पालिकाएँ पाई जाती हैं। तो 2 प्रकार की, अधिकृत और अनाधिकृत, ये 2 प्रकार की नगर पालिकाएँ भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी कौन है। ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी तो जिला परिषद या जिला बोर्ड शिक्षा,
इस दोनों का एक ही नाम है, चाहे आप उसे जिला बोर्ड शिक्षा कहिए या जिला परिषद, ये जो है ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किस पर सौंपा है? तो स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व सौंपा है, यानी कि जो आपका यूनिट फर्स्ट में लोकल बोर्ड दिया गया है वही है स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय के क्या क्या कार्य होते हैं मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ। जो आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जो उनमें कर्मचारी रखे जाते हैं, उनका जो है वेतन, इनसे संबंधित जो भी नियम होते हैं वो आपका स्थानीय निकाय डिसाइड करेगा। और उसके बाद जो है सरकार तो आपकी ये डिसाइड कर देती है कि वर्ष में कितने दिन स्कूल खुलेंगे, और छुट्टियों का निर्धारण इसका स्थानीय निकायों का होता है, यानी कि वो अपने हिसाब से छुट्टियां निर्धारित कर सकती है। इसके बाद है जो आपकी पाठ्य पुस्तकें लगती हैं, अगर उन पाठ्य पुस्तकों का भी निर्धारण आपकी स्थानीय निकाय करेगी, यानी कि जो उसका राज्य सरकार है वो आपके एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें निर्धारित कर सकती है। अगर स्थानीय निकाय चाहे तो वो जो है उसको पूर्ण अधिकार है कि उनमें से कोई एक ही पाठ्य पुस्तक आपकी जो है स्कूल में लगवाए। तो इसी तरह मेरा ये फर्स्ट सेकेंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने यहाँ पे आपके 21 क्वेश्चन लिए हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं।